हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है एसआई और कांस्टेबल की। उसके बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा डिटेल में, तो मेरे दोस्त मैं आपको इसमें जो भी इंक्लूड है मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां, कुल पद, फी, ऑनलाइन की प्रक्रिया, योग्यता क्या होने वाली है, आयु सीमा में क्या छूट है कि नहीं, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न या पाठ्यक्रम या रणनीति क्या होने वाली है, ये सारे की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्त अगर आप आरपीएफ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और अपना यहाँ पे तैयारी को बूस्ट करते हुए आप यहाँ पे फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे भैया क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताने वाले महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इम्पोर्टेंट डे। यानी इम्पोर्टेंट डे यानी क्या मतलब, जैसे कि ये ना, ये जो इसका जो नोटिफिकेशन डेट है ना, ये आपको 1 मार्च 2024 को आ गया था। ठीक है, 1 मार्च 2024 को आ गया था और इसका जो स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का वो 15 अप्रैल से भरा जाएगा। क्या, 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और जो यहाँ पे लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का वो 15 मई होगा। यानी कि आपको फॉर्म भरने को मात्र 1 महीना का, मात्र नहीं मर्द, बहुत ज्यादा समय है 1 महीना। ठीक है, यानी 1 महीना आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे क्या मैं फॉर्म भर के बाद में पेमेंट कर सकता हूँ, नहीं मेरे दोस्त, आपको 15 मई तक इसका मतलब ये फी उसका जमा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑफलाइन भी फी जमा करना चाहते हैं तो आपको 10 मई तक यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, यानी आपको पहले ही इसका ऑफलाइन फी भर देना होगा। ठीक है, चलिए इतना आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे की बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुल पद कितना है, कुल वैकेंसी कितनी आई है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दूं यहाँ पे दो हमारी पोस्ट आई है। क्या, एक है कांस्टेबल और एक है सब इंस्पेक्टर। क्या है, एक है हमारे कांस्टेबल, एक है हमारे सब इंस्पेक्टर। तो अगर यहाँ पे कांस्टेबल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 4208 पोस्ट आई है। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट आई है। यानी कि कुल पद जो होगी वो कितना, तो 4660 पद आई है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई को मिलाकर। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे ना आपको ये ध्यान में देना होगा कि यहाँ पे जो है ना 15% ना जो वैकेंसी है, यानी कांस्टेबल का 15% और सब इंस्पेक्टर का 15% यहाँ पे रिजर्व हो जाए। किसके लिए, तो वोमेन के लिए यहाँ पे 15% रिजर्व है। ठीक है, 15% रिजर्व है। तो आप यहाँ पे 15% वैकेंसी को छोड़कर आप वहां पे देखिएगा कि आपके लिए कितना पद आया हुआ है। ठीक है, चलिए यानी कि आपको ये भी जानकारी समझ में आ गई होगी कि कुल कितना पद आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हमको दिया गया कि आवेदन शुल्क क्या है। यानी कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे भैया फी हम कितना देंगे। तो देखिए, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपया फी जमा करना होगा। ठीक है, अगर आप SC ST या फीमेल, फीमेल में आप कोई भी कैटेगरी हो, भले आप जनरल हो, ओबीसी है, एसटी है और यहाँ पे एससी है, तो आपको मात्र यहाँ पे 250 रुपया का फी जमा करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया यहाँ पे छूट दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया बात बात कर लेते हैं कि यहाँ पे तो दो वैकेंसी आई है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो दो वैकेंसी आई है, दो पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है, तो क्या दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरेंगे, क्या अलग अलग यहाँ पे फी जमा करेंगे? नहीं मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे केवल एक ही फॉर्म भरना होगा। अगर आप, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे तो आपके फॉर्म भरते समय आपको ना एक ऑप्शन आएगा कि आप एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहां पे आप टिक लगा देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे तो आपको ना अब वो ऑप्शन नहीं आएगा, यानी एसआई का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप ये कह सकते हैं कि हमको ना एक ही फी में आपको दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको ये भी कंफ्यूजन जो था ये दूर हो चुका होगा। ठीक है, ये दूर हो चुका होगा, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये भी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो फिर से हम चलते हैं अगले
यहाँ पे अगले जानकारी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा अगला जानकारी जो है ना योग्यता के बारे में है, यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यानी आप योग्यता क्या है मेरे दोस्त, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो अगर देखिए, अगर आप ना सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ना किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, केवल पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे केवल 10वीं पास होना चाहिए, या 10वीं पास के कोई भी इक्विवेलेंट आप कोर्स किए होंगे तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर्म की कोई भी आप कोर्स किए होंगे 10वीं के इक्विवेलेंट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे आयु सीमा क्या होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 25 वर्ष के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 25 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भैया न्यूनतम आयु के बारे में बात कर लेते हैं। यानी अगर देखिए, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ना तो आपका कम से कम आयु जो है ना 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, और अधिक से अधिक यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। और अगर सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम ना 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि आप कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए, अधिक से अधिक यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब भैया यहाँ पे मन में सवाल आ रहा होगा, क्या हमको यहाँ पे, हम SC ST से, तो क्या हमको छूट नहीं मिलेगा? जी मिलेगा मेरे दोस्त, अगर आप महिला भी है तो छूट मिलेगा। चलिए उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे छूट के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप SC ST से हैं, ठीक है, अगर आप SC और SC से हैं तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की मेरे दोस्त? तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे 3 और एडिशनल छूट दी गई है, जो कि जिसके बारे में हम अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, वे अभ्यर्थी जो सामान्यतः 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासी हैं तो उनको भी छूट मिल सकती है। यानी अगर ना जो जो भी व्यक्ति, जो भी अभ्यर्थी, अगर वो जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासी हैं तो उनको छूट मिल सकती है। यानी छूट मिलेगी, कितने वर्ष की छूट मिलेगी? तो अगर वो अनरिजर्व होंगे यानी कि जनरल होंगे तो उनको 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। अगर OBC होंगे तो 8 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर SC ST होंगे तो उनको भैया 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। अगर देखिए यहाँ पे फिर से हमारा दूसरा जो एडिशनल छूट है वो क्या है कि केवल, ठीक है, केवल SI पद के लिए केंद्र सरकार के पूर्व सैनिकों के अलावा अन्य कर्मचारी जैसे जिन्होंने गणना की तिथि पर कम से कम 3 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा प्रदान की हो, यानी कि वे व्यक्ति जो केंद्र सरकार में, ठीक है, सैनिकों का यानी पूर्व सैनिक के अलावा अन्य कर्मचारी जैसे हम, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी यहाँ पे छूट मिल सकती है। यानी कि हाँ, वो एक्स सर्विसमैन होंगे, वो अगर कब जो लगातार ना यहाँ पे 3 वर्ष यहाँ पे सेवा प्रदान किए होंगे उनको मिलेगा। यानी कि कोई भी होगा यहाँ पे 2 वर्ष का सेवा प्रदान किया होगा उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर अनरिजर्व होंगे तो उनको 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। अगर SC सॉरी, यहाँ पे OBC होंगे तो यहाँ पे 8 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और SC ST होंगे तो 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए भी छूट है। जो भी महिलाएं विधवा हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, और वे महिलाएं जो नियमित रूप से पतियों से अलग हो गए हैं लेकिन वह पुनः विवाह नहीं किए हैं, यानी कि वैसी महिलाएं जिनका तलाकशुदा हो गया है या विधवा हैं, या वैसी महिलाएं जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं और उनका भी यहाँ पे क्या हुआ है, शादी नहीं हुआ है, वह पुनर्विवाह नहीं किए हैं, तो उनको भी छूट मिल सकती है। तो देखिए उनको किस प्रकार से छूट मिलेगी, तो उनको छूट मिलेगी अगर वो अनरिजर्व होंगी तो उनको भैया यहाँ पे 2 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर OBC होंगी तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर यहाँ पे ST ST होंगे तो यहाँ पे 7 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आपको ये आयु की जो छूट है, जो कंफ्यूजन है, आपको यहाँ पे दूर हो चुका होगा। आशा करता हूँ मेरे दोस्त दूर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तो फिर से हम यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं, और अगला पेज हमारा ये बता रहा है भैया चयन प्रक्रिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चयन प्रक्रिया हमारा 4 फेजों में कंप्लीट होने वाला है। फेज यहाँ पे यानी कि 4 चरणों में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो फेज
है ना, वो हमारा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा भैया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, और दूसरा जो चरण है ना, उसमें आपको फिजिकल देना होगा। फिजिकल यानी सभी सभी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी हम बात करने वाले हैं, अभी आगे आने वाला है, ठीक है। और फेज 2 में क्या होने वाला है? पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे फेज 3 में तो यहाँ पे भैया फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, यानी कि आपका शारीरिक मापदंड किया जाएगा, ठीक है। और चौथा जो फेज है ना, वो क्या है? मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्या मेरे दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे आगे की बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे चयन प्रक्रिया में जो फेज 1 है ना, कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी, उसमें आपका जो परीक्षा का पैटर्न जो है वो क्या होने वाली है। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें आपको ना टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देंगे, यानी कि टोटल मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे। तो इस 120 में आपको कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे 50 नंबर के होंगे, ठीक है। और अर्थमेटिक में, मैथ का जो अर्थमेटिक होगा ना, उसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 35 नंबर के। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट में आपको 35 यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे निगेटिव मार्क भी है, अब बहुत बड़ा निगेटिव मार्क है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा है। यानी 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, एसएससी के एग्जाम में 1/4 होता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में 1/3 होता है मेरे दोस्त। 1/3 बहुत ज्यादा यहाँ पे निगेटिव मार्क आपको असर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये सारी जानकारी ले चुके हैं ना, यानी कि फेज 1 के बारे में आप ले चुके हैं, और इन सभी 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। यानी 120 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आशा है मेरे दोस्त आपको यहाँ पे जो सीबीटी होने वाली है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे, और नेक्स्ट पेज में हमारा फेज 2 के बारे में बताया गया है। और फेज 2 में ये बताया गया है कि अगर शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा, ठीक है, जो कि केवल यहाँ पे हम अभी बात करने वाले हैं, केवल यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट के लिए, ठीक है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे पेज में हम बात कर लेंगे एसआई के लिए, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे मेल होंगे तो आपको 1600 मीटर ना केवल ना 5 मिनट 45 सेकेंड में यहाँ पे पूरी करनी होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो होता है ना, ये इस आरपीएफ का जो यहाँ पे फिजिकल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छंटने वाले होते हैं, तो आपको अगर यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे फिजिकल और ये क्या होता है, सीबीटी, यानी कि आपको एग्जाम के दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये हो गया 5 मिनट 45 सेकंड, आपको यहाँ पे 1600 मीटर को दौड़ने का आपको समय मिलेगा मेल के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे अगर मेल है तो आपको 14 फीट लॉन्ग जंप लगाना होगा, और 4 फीट यहाँ पे हाई जंप लगाना होगा। अब यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फीमेल जो कांस्टेबल होंगे ना, वो 800 मीटर ना दौड़ेंगी कितने मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ेंगी। और ये वो लॉन्ग लॉन्ग जंप लगाएंगे, वो कितना? 9 फीट लगाएंगी। हाई जंप कितना लगाएंगी? तो 4 फीट लगाएंगे, ठीक है। ये तो होगा भैया कांस्टेबल के बारे में। क्या यहाँ पे एसआई के लिए अलग है? हाँ जी, बिल्कुल एसआई के लिए अलग है। तो एसआई के लिए जो अलग है ना, वो क्या है मेरे दोस्त, एसआई के लिए जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया गया है छूट, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर फीमेल यहाँ पे इंस्पेक्टर है तो उनके लिए 800 मीटर ना 4 मिनट में दौड़ना होगा, और लॉन्ग जंप वो 9 फीट लगाएंगी, और हाई जंप यहाँ पे 3 फीट लगाएंगे, ठीक है, 3 फीट लगाएंगे। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर अगर मेल होंगे तो 1600 मीटर ना 6 मिनट 30 सेकंड में, बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे भैया अगर लॉन्ग जंप लगाने के लिए कहा जाएगा तो कितना में 12 फीट लगाना होगा। अगर हाई जंप तो कितना? 3 फुट 9 इंच आपको लगाना होगा, ठीक है। इससे अधिक जा सकते हैं, आपकी आपकी कैपेसिटी होगी तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स दे दिए जाएगा। नहीं, मार्क्स नहीं मिलता है, बिहार पुलिस थोड़ी एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फिर से हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। हम फेज 2 के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, फेज 3 में आते हैं। और फेज 3 में हमको यहाँ पे क्या देना होगा भैया? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, यानी कि शारीरिक मापदंड की परीक्षण यहाँ पे की जाती है। देखिए, यहाँ पे भैया चेस्ट नापा जाता है यहाँ, और यहाँ पे हाइट नापा जाता है। तो यहाँ पे चेस्ट में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेस्ट में देखिए, अगर ऑन रिजल्व, ठीक है, यहाँ पे सॉरी
अच्छा, यहाँ पे वो केवल मेल के लिए, ठीक है? छोटे-छोटे यहाँ पे देखिए हाइट के लिए ना, हाइट के लिए ऑन रिजर्व होंगे या ओबीसी होंगे, तो हाइट जो होगी ना, वो मेल अगर होंगे तो 165 और यहाँ पे फीमेल जो होंगे 157 होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एससी-एसटी का, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है? यहाँ पे क्या है 5 हाँ, सेंटीमीटर होगा ना, 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है और यहाँ पे भैया 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। यानी अगर एससी और एसटी से होंगे तो आपको यहाँ पे 160 ना सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल होंगे तो आपको 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ना केवल जो चेस्ट होगा ना, वो केवल मेल के लिए होता है। अगर आप ऑन रिजर्व ओबीसी होंगे तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे एससी एसटी होंगे तो आप 76.2 से लेकर 81.2 तक होना चाहिए। देखिए ये जो 80 से 85 बता रहे हैं ना, ये आपको एक्सपेंड करना होता है, यानी कि फुलाना होता है अपने चेस्ट को। कम से कम आपको ना यहाँ पे 80 होना चाहिए और 80 से ना आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है? यानी आपका अगर 80 से ज़्यादा है ना, तो उतना से आप ना 5 सेंटीमीटर ना आप अपना चेस्ट को फुलाकर दिखाना होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर ना इस एरिया से अगर आप आते हैं, जैसे कि गोरखा हो गया, यहाँ पे मद्रासी हो गए, ये सब आते हैं ना, अगर इसमें से अगर आते हैं तो आपको ना यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मेल के लिए 163 और यहाँ पे फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट में आपको 80 से 85 होनी चाहिए, यहाँ पे चेस्ट में छूट नहीं है, ठीक है? यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट आप टेस्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना, तो चलते हैं फिर से अगले यहाँ पे अगले बारे में। तो देखिए ये हमारा पूरा सिलेबस है हिंदी हिंदी सॉरी हिंदी नहीं बल्कि मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, ठीक है? तो देखिए इसमें आपको मैथ में इतने सारे चैप्टर पूछे जाएँगे और रीजनिंग में आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे और जनरल अवेयरनेस में आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे चैप्टर पूछे जाएँगे, ठीक है? देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक अवेयरनेस और यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है? देखिए मैथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कौन किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से, एसआई एंड सीआई से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एज, पार्टनरशिप, एवरेज और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, मेंसुरेशन में 2D और 3D पूछा जाएगा, बल्कि बहुत नॉर्मल होता है जो कि एक और एडिशनल है डीआई, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या मेरे दोस्त, ये हो गया सिलेबस, ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी भैया यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आरपीएफ की जो नोटिफ़िकेशन आया था, उस नोटिफ़िकेशन में से जितने भी मतलब आपके काम के हो थे, वो सारे काम को मैं निकाल कर लाया था और आपके भी समक्ष किया और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जानकारी समझ में आ गए होंगे और आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है और अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली कमेंट करके बता दूंगा किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो, ठीक है? जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद।